तो बच्चों आज हम लोग जैसे फाइनल ईयर के जूलॉजी के थर्ड पेपर का जो पेपर नंबर थर्ड है जो कि पेपर डिफिकल्ट पेपर है वहाँ पर हम लोग को पेपर नंबर सेकंड में आता है वो बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ जो बायोस्टैटिक्स का पेपर है क्योंकि थर्ड पेपर में तो पूरा इकोलॉजी है पॉपुलेशन है तो सेकंड पेपर का ये चौथा यूनिट है। ठीक है। जिसका नाम है ये पूरा बायोस्टैटिक्स। आपको पता है मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं इस पेपर में फेल हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होती है कि ये जो है परफेक्टली मैथमेटिक्स के टॉपिक है। शुरू के 5-6 चैप्टर जो है जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं तो 5-6 चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होता। सारा थ्योरेटिकल टर्म है, ग्राफ किसे कहते हैं, बार ग्राफ क्या होता है, डाटा क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में सीखना है। सिंबल सीखने हैं, डेफिनेशन सीखने हैं, मेरिट सीखने हैं, डीमेरिट सीखने हैं। तो ये चीज़ें तो डेफिनेशन पर है, आसानी से हो जाता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि माध्य क्या कहते हैं, संचयी बराबरता कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यमिका कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, ये जो हम लोग फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ें हम टेंथ में आप अगर बच्चे टेंथ में आप पढ़े होंगे वही चीज़ें सारी चीज़ें उठाकर यहाँ के ग्रेजुएशन में आपको दी जाती है। ठीक है। तो ये जो आपका लेक्चर है खास करके आपको बताया शुरू के जो लेक्चर होंगे जो 3-4 लेक्चर जो शुरू के होंगे इसमें थोड़ा सा बोरियस आपको इसलिए लगे क्योंकि इसमें डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन को आप मत छोड़िएगा, जरूर लिख लीजिएगा। आपके पास बुक नहीं होगा तो हम एक एक डेफिनेशन एक एक मेरिट एक एक डिमेरिट शुरू के लेक्चरों में लिखवाएंगे। बाद के लेक्चरों में जहां हम न्यूमेरिकल कराना शुरू करेंगे वहां पर हम एक एक क्लास में न्यूमेरिकल देंगे, सॉल्व भी करेंगे, आपसे सॉल्व भी करवाएंगे, आपको होमवर्क भी देंगे, आप उसे करना। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको एक नया लेक्चर हम डेली अपलोड करें ताकि आने वाले काफ़ी कम समय में हम सारे चैप्टरों को एक साथ में क्या करें, समराइज कर दें, कंबाइन कर दें, आसानी से उसे निकाल दें। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक्स। ध्यान रखिएगा बायोस्टैटिक्स एक सबसे डिफिकल्ट पूरे बायोलॉजी का सबसे डिफिकल्ट, बायोकेमिस्ट्री के बाद इसी पोर्शन को कहा जाता है कि मोस्ट डिफिकल्ट है। वजह इसके पीछे रीजन होता है कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने के चलते ये टॉपिक वास्तव में अपने आप में एक मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिकों में आता है। ठीक है। तो हम डरा नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है। इसीलिए ये बायोस्टैटिक्स का एक पूरा जो लेक्चर का सीरीज बना रहे हैं हम। ठीक है। आपको प्रतिदिन एक सीरीज का वीडियो मिलेगा। आप जो 30-40 20-30 जो भी वीडियो रहेगा आप उसे देखकर और आसानी से क्या करेंगे, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके। नाउ स्टार्ट्स। तो आप सबसे पहले लिखिए स्टैटिकल टर्म। लिखो स्टैटिकल टर्म इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्लेन द particular the particular agency of aesthetics aesthetics। ठीक है। अब हम इसमें एक एक टर्म यूज करते हैं। सबसे पहले लिखिए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लिखिए द पॉपुलेशन में लिखिए पॉपुलेशन इज अ क्वाइट डिफरेंस आइडिया। ऐसा ऐसा लिखो, पॉपुलेशन इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप। Population is a well-defined group which is being studied or which is being being studied or group of study elements study element is called population। अब नहीं समझ में आया पॉपुलेशन का मतलब ही क्या होता है कि मान लो कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहा गया कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है और ये जो क्या कहते हैं कि जिसमें हम सपोज करिए कि एक हॉस्पिटल में, अब हम चूंकि बायो के टर्म में आप सीखेंगे, हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में क्या किया जाता है कि सपोज करो कि अब पूरे हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट होंगे, कई सारे अलग अलग डिजीज के पेशेंट होंगे। तो हम सारे पेशेंट को कहें वो एक पॉपुलेशन अलग चीज हुआ।
ठीक है। लेकिन हम कहेंगे मान लो कि एक हॉस्पिटल में मलेरिया के कितने पेशेंट हैं, या टाइफाइड के कितने पेशेंट हैं, या कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं, ठीक है, या सार्स के कितने पेशेंट हैं, या मर्स के कितने पेशेंट हैं, ठीक है, या टीवी के कितने पेशेंट हैं, या कैंसर के कितने पेशेंट हैं। तो ये जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कैलकुलेट की जाती है ना, वही कहलाता है पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाए। मान लो कि आप एग्जांपल में लिख भी सकते हो कि हॉस्पिटल में कितने मलेरिया के अगर पेशेंट हैं, तो मलेरिया के जितने भी पेशेंट होंगे, इनके सारे का एक ग्रुपिंग जो सिस्टम होती है, सारे नंबर ऑफ मलेरियल पेशेंट इन द हॉस्पिटल, ये जो होते हैं, ये वहां के एक पॉपुलेशन का है। तो हर डिपार्टमेंट का, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हुआ। ठीक है, अगर हम कहें पूरे हॉस्पिटल का पॉपुलेशन, जैसे आप एग्जांपल आपको दूसरा देते हैं, ऐसे में कहा जाता है कि ह्यूमन का पॉपुलेशन, अगर हम जनरल बायो के टर्म में सीखें तो कहा जाता है ह्यूमन का पॉपुलेशन। तो कहते हैं ना 136 करोड़ हमारे देश की, भारत की जनसंख्या है। ठीक है, 143 करोड़ या 143 करोड़ नहीं, 146 करोड़ जो है वो चीन की जनसंख्या है। तो अब देखो, तो यहाँ पे जो 146 करोड़ कहा गया, ये पूरे के पूरे न्यू बॉर्न बेबी से लेकर ओल्ड एज तक इस सब की पॉपुलेशन रेट है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी को हम बायोस्टैटिक्स के जब टर्म में लौट के आएंगे तो कहेंगे कि अब इसमें छांटो न्यू बॉर्न बेबी कितने हैं, उसके बाद देखो मैंने 0 से 5 साल के बच्चे कितने हैं, फिर 5 साल से देखो 18 साल के बीच में कितने, 18 से लेकर देखो 30 से 35 साल के कितने बीच है, 35 से लेकर 50 देखो 50। इनको स्पेसिफिक कैटेगराइज करना, ये हमारे पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं। तो पॉपुलेशन होल तो है ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर स्पेसिफिक डिवाइड करना, ये हमारे पास बायोस्टैटिकल पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये द ग्रुप ऑफ विच बिंग स्टडी, या ग्रुप ऑफ स्टडी एलिमेंट्स, मैंने जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, फिर से आपको समझा रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है, पुराने पॉपुलेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिस पॉपुलेशन से इसकी डिफिनेशन बिल्कुल अलग होती है। कहते हैं कि द ग्रुप ऑफ स्टडी कॉम्प्लेक्स या स्टडी एलिमेंट, मतलब कि जिसका हम स्टडी कर रहे हैं वह हमारे पास पॉपुलेशन है। हमने सैंपल से कहा कि अगर एक हॉस्पिटल में अगर लोग हैं, तो हमने कहा कि हॉस्पिटल में एक पार्टिकुलर पेशेंट कितने हैं, पार्टिकुलर डिजीज से इफेक्टेड पेशेंट कितने हैं, इनकी जो ग्रुपिंग होती है उसे हम लोग कहेंगे एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन। ये नहीं कहेंगे कि हॉस्पिटल में कितने लोग हैं। समझ में आया ना, कि हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, पेशेंट कितने हैं, ये पॉपुलेशन नहीं है। ये पॉपुलेशन है स्पेसिस पॉपुलेशन, जो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड हॉस्पिटल पॉपुलेशन। ये नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल जनरल पॉपुलेशन में क्या होता है कि द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इन अ लोकेलिटी या इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ये हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। जब आपको पेपर नंबर जो 3rd पेपर है, हम पॉपुलेशन के वीडियो बनाए हैं, आप उसमें चाहे तो देख सकते हैं। उसमें हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़ाते हैं कि द नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कि मतलब कि एक पार्टिकुलर जगह पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो संख्या होती है उसे कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन। ये डिफिनेशन है किसका, इकोलॉजी का। फिर से समझो कि एक पार्टिकुलर स्पेस, एक पार्टिकुलर टाइम और एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जितनी नंबर होती है उसे कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन। ये है इकोलॉजी का डिफिनेशन जो WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। लेकिन वही पॉपुलेशन का डिफिनेशन स्टैटिक्स में क्या कहता है, कि कहता है कि किसी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसकी हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन। दोनों को डिफरेंस एग्जांपल समझाते हैं। अभी हमने कहा आप कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे बच्चे जो है धरन महिला पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं, अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज पढ़ते हैं, हरिचंद पीजी कॉलेज पढ़ते हैं, विद्यापीठ में पढ़ते हैं, BHU में पढ़ते हैं, या डिफरेंट आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में पढ़ते हैं, या बनारस बिहार में अगर पढ़ते हैं JP यूनिवर्सिटी हो गया, ये कई सारी यूनिवर्सिटियां हो गई, ठीक है, वहां लोग पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि अब JP यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो पूछा जाएगा कि JP यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट, पॉपुलेशन पूछा जाएगा, JP यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन पूछा जाएगा। तो JP यूनिवर्सिटी में जितने भी ह्यूमन है, नॉट एनिमल, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, उनकी पूरी नंबर, वो वाले फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के हो,
ये जेपी यूनिवर्सिटी में जितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ये है उस यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन। इसे कहते हैं इकोलॉजी पॉपुलेशन। ये इकोलॉजी डिफिनेशन देता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या पार्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एट अ पार्टिकुलर टाइम। एक 2020 में जेपी यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस की संख्या कितनी है, यह है बीएचओ की पॉपुलेशन, यह है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। लेकिन इसी पॉपुलेशन को अगर हम बायोस्टैटिक्स में लेकर आते हैं तो कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ जूलॉजी स्टूडेंट। अब देखो यहां पे हम एक स्पेसिफिक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है, जूलॉजी के स्टूडेंट की। अब जूलॉजी के स्टूडेंट की संख्या कितनी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है बायोस्टैटिकल पॉपुलेशन। तो ध्यान रखेंगे बायोस्टैटिकल पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल पॉपुलेशन की डिफिनेशन बिल्कुल अलग है। एक सिस्टम में, अब जैसे मान लो कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं या बायोलॉजी डिपार्टमेंट जाते हैं, तो वहां पे जूलॉजी में अब हम स्पेसिफिक स्टडी करेंगे फॉर बीएससी स्टूडेंट। उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर भी होगा, सेकंड ईयर भी होगा, थर्ड ईयर भी होगा, एमएससी भी होगा, पीएचडी भी होगा, कई सारे होंगे। तो हम उसमें एक स्पेसिफिक स्टडी करेंगे कि थर्ड ईयर के जूलॉजी के कितने स्टूडेंट हैं, इनकी जो नंबर ऑफ स्टडी होगी, नंबर ऑफ ग्रुप होगा या नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा या नंबर ऑफ पर्सन होंगे, ये कहलाएंगे स्टैटिकल पॉपुलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा, लिखो सैंपल। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस समझ में आ जाएगा तो मजे की बात है। दूसरा लिखो सैंपल। सैंपल लिखो। In case of large population, it become particular. It become practically impossible to collect data from all the member from all the members, but few members of the population, ब्रैकेट में लो few members of the population, ब्रैकेट में लो 10, 20, 30 कोई भी नंबर are taken for a study are known as sample, सैंपल। अब सबसे बड़ा चीज है कि अगर मान लो कि हमारे पास, आपको सपोज करो कि अगर मैंने बीएचयू में 500 बच्चे हैं जूलॉजी के, ऐसा सीट इतना है नहीं, सपोज करो, तो 500 बच्चों को तो स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं, जब हम पढ़ाते थे गर्ल्स सेंटर, जब गोपीनाथ गर्ल्स सेंटर का जगह पढ़ाते थे, तो वहां पे क्या होता था कि हमारे एक बैच में करीब करीब 97 बच्चे थे, 97 गर्ल्स थी। ठीक है, तो 97 गर्ल्स को एक साथ में, चूंकि हम वहां पर केमिस्ट्री के टीचर थे, ठीक है, अभी कहोगे कि सर आपकी बायो कैसी है, तो हम लोग केमिस्ट्री बायो, चूंकि अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आई एम राइट नाउ एमबीबीएस डॉक्टर। आप सोचो, अलग टाइम आता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर चेंजेस होते जाते हैं, सब्जेक्ट चेंजेस होते जाते हैं। आज के डेट में क्या है, आपको बताकर एक हैरानी होगी कि जिस स्टैटिक्स को आप पढ़ रहे हैं ना, ये एमबीबीएस में भी एक था और बिल्कुल सिमिलर स्टैटिक्स है। आप लोग से डिफिकल्ट है वहाँ पे। अब आप पूछोगे कि सर आप लोग को क्या जरूरत पड़ती है, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, डोजवा कैसे देंगे हम लोग, बच्चा की उम्र इतना साल है, कितना ढक्कन पिलाना है, कितना ग्राम खिलाना है, 4 ग्राम 2 ग्राम, बट मेडिसिन तोड़ के देना है कि एक पूरा दे देना है कि 2 मेडिसिन खानी है। जो डोज डिसाइड होता है ना, ये डोज डिसाइड करने का काम ये स्टैटिक्स करता है। एमबीबीएस में भी पूरा एक पेपर पढ़ना है। ठीक है, ये स्टैटिक्स का काम अभी ऐसे नहीं छूटता है। बीएससी नर्सिंग के बच्चे पढ़ते हैं, जीएनएम के बच्चे पढ़ते हैं, एएनएम के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे बच्चों को पढ़ना पड़ता है ये स्टैटिक्स, ये ऐसे नहीं छोड़ने वाला है। जब एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन भी आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए। परसेंटेज जीरो और किसे कहते हैं, अरे बहुत मत बात करो। हमारा कितना नंबर आया था, हम एग्जाम दे चुके हैं, पिछले सेमेस्टर में पास हुए थे और बायोस्टैटिक्स में हम अपने बैच में नंबर 1 स्थान पर थे, 89 नंबर लेकर आए थे, टॉपर थे। कन्वर्सेशन मत बोलना है, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिकों में से स्टैटिक्स आता है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे बैच के बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो गए थे। स्टैटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब कहते हैं ना
दर्जन के भाव से लोग फेल होते हैं, क्योंकि इसमें पूरी मैथमेटिक्स है, बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं। अब इसमें खोपड़ी खराब हो जाता है, आगे आपको मिलेगा तब बताएंगे। ठीक है, तो सैंपल्स का मतलब क्या हुआ कि हमने कहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अभी सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करना काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, 10 बच्चों का ग्रुप, 20 बच्चों का ग्रुप, 30 बच्चों का ग्रुप, और उस ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जब 5 से 10, 10 से 20, 25 लोगों की ग्रुप बना बना कर स्टडी करते हैं, तो उसी ग्रुप को हम लोग करते हैं सैंपल। ठीक है, अब आगे हैंड डालो, वेरिएबल। तीसरा होता है वेरिएबल। देखो, वेरिएबल में भी डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक on which individual differ among themselves is called individual। अब एग्जांपल में, जैसे में अगर मान लो, अब कैसे इंडिविजुअल डिफाइन करोगे, तो भैया देखो, सपोज करो आप कहोगे कि सर ये बताइए, आप तो कह दिए कि चलो जूलॉजी के बच्चे में 50 बच्चे हैं। अब आप मतलब एक एग्जांपल को लेकर आगे बढ़ाते हैं। पॉपुलेशन में हमने कह दिया, मान लो कि 100 बच्चे हैं, उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, हम 10-10 बच्चों को क्या किए, स्टडी किए, 10 से 20, सॉरी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब कहोगे कि सर अब इसमें कैसे डिफाइन करोगे। अब बेटा ये बताओ, ये जरूरी नहीं है ना कि सारे बच्चे जो होंगे उनका ब्लड ग्रुप जो होगा वो सेम होगा। सबका ब्लड ग्रुप तो सेम होगा नहीं, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ होगा, ए में भी किसी का ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, इसमें बी पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, या ए बी पॉजिटिव होगा, ए बी नेगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव होगा और ओ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सारे इंडिविजुअल होंगे ना, तो इन्हीं को क्या करना, अब इनको अलग अलग स्पेसिफाई करना कि उनका ए पॉजिटिव किसका है, बी पॉजिटिव किसका है। अगर आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है तो ऐसा समझो ना, जरूरी इसमें कैसे होंगे, बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती है, होंगे ना डिवाइड, है ना वेरिएबल, बॉयज गर्ल्स दोनों का दोनों सेक्स रेशियो अलग हो गया, नंबर ऑफ सेक्स अलग हो गया, मेल का अलग संख्या, फीमेल का अलग संख्या, अगर ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर की अलग संख्या, इसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है, आरबीसी काउंट हो गया, डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, सारे के सारे जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। ये वेरिएबल कई तरह के होते हैं, ये जो वेरिएबल हम लोग पढ़ते हैं ये कई तरह के वेरिएबल पढ़ते हैं। सबसे पहला देखो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, पहला लिखो क्वालिटेटिव वेरिएबल, पहला लिखो सॉरी क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल देखो, if the measurement of the variable is possible on the scale, in some approximate unit is called quantitative variable। हो गया। अब देखो, तो कहा कि मान लो कि कैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आरबीसी जो काउंट है, ठीक है, अब जो आरबीसी काउंट है, सपोज करो कि किसी ऑर्गेनिज्म में करीब 45% आरबीसी काउंट हमको मिला, हमने एक स्केल निकाला। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना बिलिरुबिन की मात्रा, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो जॉइंट स्केल इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में होता है। ठीक है, जनरली या 0 से लेकर जो 20 तक मानते हैं, लेकिन 0 to 100 हम मानते हैं। ठीक है, आरबीसी का लेवल कितना, डब्ल्यूबीसी का लेवल कितना, तो ये होता है, सो हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव, कि मतलब हमारे बॉडी में जो लेवल है कितना परसेंट हमारा आरबीसी का लेवल है, ठीक है, कितना डब्ल्यूबीसी का लेवल है, इसे हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। अब स्केल का मतलब गधा हो कहीं का, स्केल का मतलब वो नहीं जो इंची टेप लेकर खींचने वाला, वो नहीं, मुंह देख रहा है। ठीक है, स्केल का मतलब होता है कि जिससे हम अपने बॉडी में पार्टिकुलरली काउंट कर सकें कि हाँ हमारे बॉडी में इतना ग्राम डब्ल्यूबीसी, इतना आरबीसी है, इतना काउंटिंग जो होती है, इससे पार्टिकुलर हम मेजर करते हैं, इसे हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी तो नहीं होता है ना कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमको मिला, मान लो 45%, 46% हमारा आरबीसी जो है ब्रेक कर रहा है,
ठीक है, ब्रेक करके हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब ये जो 46 से 45% आरबीसी जो ब्रेक करेगा, ये जरूरी थोड़े होता है कि न्यू बॉर्न बेबी में उतना ही ब्रेक करे, यंग में 10 से 20 साल वालों को उसी में उतना ही ब्रेक करे, 40 से 50 साल वालों का उतना ही ब्रेक करे, 60 से 70 वालों को उतना ही ब्रेक करे, जरूरी नहीं होता है। जो आरबीसी का ब्रेकेबल टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। तो अब इसमें भी देखो कैसे डिवाइड हुआ। हमने कहा कि क्वांटिटी मतलब एक मेजर किया कि हाँ हमारे पास सपोज करो कि 45% एक व्यक्ति है ए, या सपोज करो कि बीएससी के बच्चे हैं और बीएससी के बच्चों का 45% आरबीसी जो है वह ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों में 45% ब्रेक करें। अब कुछ बच्चे जो होंगे जिनका 20 साल होगा, किसी का 21 साल होगा, किसी का 22 साल, किसी का 23 साल, सबका आरबीसी का ब्रेक एक बराबर तो होगा नहीं। तो अब ये भी क्या करता है कि 20 साल वालों को कितना ब्रेक हुआ, 21 साल वालों को कितना परसेंट ब्रेक होता है, 22 साल वालों को कितना ब्रेक होता है। तो इसके आधार पर भी इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, एक को कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस, एक होता है कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में क्या हुआ, हमने कहा कि 40% 45% वेरिएबल होता है। अब क्या होगा कि जिसमें 40 साल के बच्चे, जो 20 साल के बच्चे उसका अलग, 21 साल का बच्चा एक ही अलग, 22 साल का अलग बच्चा, हम लोग कंबाइंड रूप से कह दिया कि 45% वेरिएबल है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो कंबाइंड रूप से हुआ। तो वो डिसकंटिन्यूअस क्यों कहा गया, क्योंकि 20 साल वाले का अलग होगा, 21 साल वाले का ब्रेकडाउन अलग होगा, 22 साल वाले का ब्रेकडाउन अलग होगा। लेकिन जब हम उससे स्पेसिफिक कर देंगे कि 20 साल वाला बच्चा जो है उसकी 45% ब्रेक होती है, 21 साल वाले बच्चे का 35% ब्रेक होती है, इस तरह से जब हम पार्टिकुलर बांट देंगे तो हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो लिखो क्वांटिटी वेरिएबल, लिखो फर्दर डिवाइड इन टू सब डिवीजन। पहला लिखो डिस्क्रिएट और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रिएट या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। देखो इफ द इंडिविजुअल या इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय डिफिनिट मास, बाय डिफिनिट अमाउंट, बाय डिफिनिट अमाउंट, that is these vary only by different jump or breaks, different jump or breaks। एग्जाम्पल में लिखो परसेंट, एग्जाम्पल में लिखो हीमोग्लोबिन परसेंटाइल, HB परसेंटाइल, हीमोग्लोबिन परसेंटाइल of individuals of different age group, of different age group or number of students in different classes, number of students in different classes। दूसरा लिखो कंटिन्यूअस वेरिएबल, देखो कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन assume all the value with, assume all the value with a certain interval and as such are very divisible into a smaller and a smaller fractional unit, fractional unit। एग्जाम्पल में लिखो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन वेरियस रेंज ऑफ द एज ग्रुप, various range of the age group, age group। ठीक है, क्या लिखे डिफरेंट एज। अब जैसे 1 to 5 ईयर, अब 1 to 5 ईयर के बच्चों का कितना इंडिविजुअल आरबीसी, मान लो 35% अगर टूट रहा है, 5 to 10 ईयर के बच्चों का मान लो 40% टूट रहा है। तो ये फिक्स एज है ना कि फिक्स एज में बच्चों के कितना इंडिविजुअल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कितना आरबीसी इनकी ब्रेक हो रही है। नेक्स्ट लिखो क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव था, अब लिखो क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। देखो इट इज अ अनमेजरेबल वेरिएबल एंड इज अनएक्सप्रेसेबल इन मैग्नीट्यूड, in magnitude, but it can be expressed in quality, but it can be expressed in quality. These qualities are called
एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स। जैसे में अब मान लो सीड्स हो रहे हैं, अब सीड है, कितने रिंकल सीड है, कितने राउंड सीड है, आप पढ़े हो ना मेंडल का नियम, कितने रिंकल सीड है, कितने राउंड है, कितने प्लांट बड़े होंगे, कितने प्लांट छोटे होंगे। अब खेतों में प्लांट्स फेंके गए, अब वहां थोड़े छाटोगे कि देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, गिनना शुरू करोगे, हालत खराब हो जाए। तो कहते हैं कि सीड्स की राउंड सीड्स कितने हैं, रिंकल सीड्स कितने हैं, येलो कितने हैं, व्हाइट कितने हैं। हम एक क्वालिटी केवल रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट क्वांटिटी। कितने, अब मान लो कि कहा जाए कि बेटा अब एक बिस्सा का खेत है, उसमें हम मटर बो दिए हैं, अब बताओ कितना मटर का प्लांट जो है बड़ा है, कितना मटर का प्लांट छोटा है, किस मटर का प्लांट सीड जो है बड़ा है, कितना सीड छोटा है, मतलब ग्रिंकल है, किसका ग्रीन है, किसका व्हाइट है। अब डिसाइड करो। तो ये जो होता है क्वांटिटी नहीं मेजर करते हम लोग, क्वालिटी मेजर करते हैं कि हाँ उस सीड जो होगा वो देखो उसका जो फ्लावर का कलर है वो ग्रीन कलर का, सॉरी पर्पल कलर का या ब्लू कलर का दिख रहा है, देखो उसका व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो ये हम क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो कलर ऑफ फ्लावर या कलर ऑफ एनिमल या रिंकल सीड और राउंड सीड्स, एग्जाम्पल में हो गया। ठीक है, अब लिखो पैरामीटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है पैरामीटर। पैरामीटर लिखो, द क्वांटिटी कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट अ characteristic of population is known as parameter. लिखिए, द पैरामीटर इज द constant quantity एग्जाम्पल में लिखो, इफ द वेरिएबल इज इन लेंथ and measurement of length is taken entire population and the measurement of the length is taken entire population, it means length is regarded as parameter. अब जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको। सर मान लो कि हमारे पास, सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें बीएससी के बच्चे हैं, सारे जूलॉजी के बच्चे हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है वो पढ़ने में तेज ही हो, कोई बच्चा कमजोर भी होगा, कोई बच्चा मजबूत भी होगा, काफी मजबूत होगा, जो काफी कमजोर होगा। लेकिन हम मेजरमेंट की बात करें तो हम कह रहे हैं ना कि जूलॉजी के बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो पैरामीटर हुआ वो जूलॉजी है। पैरामीटर जो सेट किए वो जूलॉजी का पैरामीटर है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसमें इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी हो सकते हैं, कम बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एक्सेलेंट बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस तरह के बच्चे डिसाइड, ये वेरिएबल हुआ। वेरिएबल पे क्या हुआ कि कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कितने एक्सेलेंट बच्चे हैं, कितने मॉडरेट बच्चे हैं, कितने गुड स्टूडेंट हैं, कितने बैड स्टूडेंट, कितने वेरी बैड स्टूडेंट हैं, कितने राजनीति करने वाले हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट, ये हो गया वेरिएबल। और उसको मेजर करेंगे तो हो गया क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसमें कहा, हमने कहा कि नंबर ऑफ जूलॉजी स्टूडेंट। अब ये जूलॉजी हमारे पास एक पैरामीटर हो गया। अब छोड़ो, वो भी नहीं समझ में आया, आगे बात करते हैं दूसरे तरीके से। हम कहते हैं कि अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो 60% नंबर आपको पास होना है, तो 45% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अब ये 45% हमारे पास क्या हो गया, ये पैरामीटर हो गया। अब इससे और इसके ऊपर जो होगा वो पास होगा। अब वो 45 हो, 46 हो या 100 हो, वो डिपेंड नहीं करता है। ये वैलिड मेजर डाटा वेरिएबल होता जाएगा, लेकिन पैरामीटर हमारा फिक्स है कि 45 से ऊपर जो होंगे वो सारे के सारे पास होंगे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो, ऑब्जर्वेशन। पांचवा लिखो, ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन, देखो मेजरमेंट ऑफ एन इवेंट इज ओनली पॉसिबल बाय ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल में लिख लो, लेंथ ऑफ द फिश इन एनवायरमेंट वाइल 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 20, कितना लेंथ है, ऑब्जर्व करेंगे ना।
अब हम क्या किए, जो डाटा हमको मिला ये 45% के हमारे पास तो मेजरमेंट हो गया, पैरामीटर हो गया। अब इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे किसका 40%। अब उसके बाद इतना तो फार्म हमारे पास गिर गया। सपोज करो एडमिशन में कहा गया कि अब 45% जिसका रहेगा उसके बाद से एडमिशन होगा। अब हमारे पास फार्म गिरा है तो हम 45 से लेकर 60 को पूरा ऑब्जर्व करेंगे, किसका 60% है, किसका 70% है। अब उसको सीरियल वाइज लगाना, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डाटा। 6 पॉइंट में लिखो डाटा। देखो, अ सेट ऑफ वैल्यू recorded by one or recorded a set of values recorded on one or more observational unit is called data, हो गया। नोट करके लिखो, तो डाटा इज कलेक्टेड ओनली फ्रॉम पर्सनल एक्सपेरिमेंट स्टडी। अब भाई डाटा हम कैलकुलेट करेंगे ना कि 60% वाले बच्चे इतने लोग हैं, तो ये हमारा एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट है ना, डाटा की है। 70% वाले इतने लोग हैं, 80% वाले इतने लोग हैं, ये हमारा पर्सनल कैलकुलेशन डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लास इंटरवल। ईच ग्रुप into which a row data is considered is called class interval का मतलब क्या हो गया, मान लो कि अब 60 से 70 नंबर वाले कितने हैं, 80 से 90 नंबर वाले कितने हैं, 70 से 80 वाले कितने हैं, इनको छांटना, इसे कहते हैं हम लोग क्लास इंटरवल। एक होता है इसको लोग कहते हैं लोअर लिमिट और एक को कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक को अपर लोअर लिमिट, एक को कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। ठीक है, अब लिखो फ्रीक्वेंसी लिखो, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ, अब मान लो कि 60 से 70 वाले, मान लो कि 70 बच्चे हैं, तो ये इसके कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। मान लो 70 से 80 वाले 50 बच्चे हैं, तो ये कहलाएंगे फ्रीक्वेंसी। 80 से 90 वाले अगर 40 बच्चे हैं, तो ये कहलाएंगे आपके फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। और 60 से 70 ये कहलाते हैं इसका रेंज। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम जो हमारे पास मिलता है, जो डिफरेंस होता है, इसको लोग कहते हैं रेंज। कहां से कहां तक, 60 से 70, ये है रेंज। तो अगला हेडिंग डाल लो रेंज। जो 10वां नंबर है वह है आपका रेंज। लिखो, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन वेरिएबल, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन in variable is called range, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, आप एक कॉपी लेकर बैठिए, हम आपको फटाफट एक तरफ टर्म बोलेंगे और हम सिंबल को बोर्ड पर लिखेंगे, आप थोड़ा तेजी में लिखिए। ठीक है, हेडिंग डालिए, एक तरफ लिखिए सिंबल्स, हेडिंग डालिए सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स हम आपको नंबर वाइज बोलते चलते। पहले लिखो वेरिएबल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, वेरिएबल। ठीक है, दूसरा लिखो समेसन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेसन, सिग्मा से। ठीक है, तीसरा लिखो मीन या एवरेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बार पढ़ते हैं, बार, शराब वाला बार नहीं, गधा हो गई के। ठीक है, एक्स बार से। चौथा लिखो मीन ऑफ पॉपुलेशन, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। पांचवा लिखो फ्रीक्वेंसी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं छोटका एफ से। ठीक है, छठा लिखो मीडियन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़का एम से। ठीक है, सातवां लिखो मोड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम ओ, मोड।
ठीक है, कहीं कहीं पर स्मॉल एम से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे लिखो ऑब्जर्व नंबर, ऑब्जर्व नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। 9वां लिखो एक्सपेक्टेड नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। 10वां लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेटा ये सारा टर्म आने वाला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डी एफ से। ठीक है, 11 नंबर में लिखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। 12 नंबर में लिखो डेविएशन, डेविएशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, हम पढ़ाएंगे आगे, ये एक्स माइनस एक्स जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं माइनस करना रहेगा। ठीक है, आगे हम सब चीज इसका सीखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीन 13 नंबर लिखो, जियोमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड जी एम से। 14 नंबर में होता है मीन डेविएशन, ये सारा टर्म हम सीखेंगे आगे चलकर। मीन डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल डाटा होता है, इसे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन भी कहते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलो इसके बाद देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम सारा न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, इसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस ई एम से। 16 नंबर में लिखो वो तो गया 16। 17 नंबर में लिखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस ई सिग्मा से। ठीक है, आगे लिखो 18 नंबर में लिखो स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट या इसी को हम लोग कहते हैं टी रेशियो, टी रेशियो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी टेस्ट से। 19 नंबर में लिखो सी सी स्क्वायर टेस्ट, बेटा ये सब कुछ भी तुम लोग 10th में नहीं सीखे हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर से। ठीक है, 20 नंबर में लिखो वाइड सॉरी विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल से कहते हैं आई या एच से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और एच से। ये आई और लिखे या तो एच, दोनों में किसी से। ठीक है, 21 में लिखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसे कैपिटल एन या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 22 नंबर में लिखो वेरिएंस, इसे हम लोग सिग्मा स्क्वायर या एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखो 23 में लिखो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, 23 में लिखो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, इसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब लिखो एस्पेयरमेंट्स, 24 में लिखो एस्पेयरमेंट्स कोरिलेशन, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लिखा है ना रो, पी जैसा बनता है, उसमें टेढ़ा देखो ऐसे बनाते हैं, रो RHO, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और 25 नंबर में लिखो पर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, पियर्सन
कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर कई जगह रिप्रेजेंट करने के लिए मिलेगा। तो बेटा इस तरह से हम लोग बेसिक इसकी हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा बोरियस लगेगा क्योंकि हम लोग किस तरह से अगर आगे सीखेंगे, अगर हम लोग बेसिक डिफिनेशन पहले सीख लिए, अब जब नया लेक्चर जो नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर जब ये 10वां चैप्टर था, अगर 11वां नंबर चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे डाटा और इट्स कलेक्शन। शुरू के भी 3-4 चैप्टर में आपको टेबल डिफिनेशन पढ़ना है, टेबल क्या है, बार क्या है, क्योंकि शुरू के बेसिक चीज़ें सीख गए रहेंगे तो आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि आगे बहुत सारा हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको बता दें जितना भी डाटा आपको दिख रहा है ना, सारा न्यूमेरिकल में यूज होगा। जैसे आपको कैलकुलेट करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, मीन डेविएशन निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, स्टैंडर्ड मिरर एरर निकालना होगा, मीन मीडियन मोड निकालना होगा। ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल है। जो 2500 टर्म यूज लिखे हैं ना, ये सारे 2500 न्यूमेरिकल पर यूज होंगे, ठीक है। तो हाँ, कैसा लगा आपको बताइएगा, फिर उसके बाद हम आगे के लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।